गुड स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल सर्विसेज एग्जाम। हम डिस्कस करने वाले हैं विजन आईएएस में यूपीएससी टेस्ट सीरीज के बारे में। ठीक है, जो है इंपॉर्टेंट 2026 के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। अगर आप अवेयर है, ठीक है, सच में यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। आपका दिन अच्छा हो और साथ साथ आप ऐसे ही रिवीजन करते रहिए। बिना टेस्ट सीरीज के यूपीएससी के क्वेश्चन को एलिमिनेट करना, उसको डिकोड करना, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, उसी दृश्य में हम बात करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करें और आपको बताते चलें कि इसके पहले जो 2 टेस्ट हो चुके हैं उसके भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई का कार्य नहीं है। ठीक है, सीबीआई के कार्य नहीं। सीबीआई की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। कौन सी समिति थी? संथानम समिति के सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, संथानम समिति का गठन कब हुआ था? 1962 से 64 के बीच इसने कार्य किया था। ठीक है, संथानम समिति की सिफारिश पर सीबीआई की स्थापना हुई थी 1963 में। इसको जो शक्तियां मिलती हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि इसको दिल्ली की विशेष पुलिस जो अधिनियम है, ठीक है, इस पे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, ठीक है, कब की है? ये 1946 की है। इसके द्वारा सीबीआई को शक्तियां मिलती हैं। ठीक है, मगर स्थापना की, अगर सीबीआई की स्थापना की बात की जाए तो सीबीआई की स्थापना हुई थी 1963 में संथानम समिति की सिफारिश पर, और संथानम समिति का गठन हुआ था 1962 से 64 के बीच। ठीक है, संथानम समिति क्या थी? एक भ्रष्टाचार निवारण पे एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, सीबीआई के बारे में संक्षेप में बता दिया। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सीबीआई का कार्य नहीं है। ठीक है, एलिमिनेट करना है कि कौन सा सीबीआई का कार्य नहीं है। पहला जो देखेंगे, केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉय हैं इनके भ्रष्टाचार, रिश्वत और कदाचार के मामलों की जांच कौन करता है? तो ऐसे मामले जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से रिलेटेड हैं, उनके भ्रष्टाचार, जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, लोक सेवक होते हैं, उनके द्वारा भ्रष्टाचार जो भी होती है या फिर कदाचार, उनके आचरण के मामलों की जानकारी जो भी जांच करती है वो सीबीआई करती है। ठीक है, पहला वाला सही है। दूसरा देखेंगे, बम विस्फोट, विमान जहाजों की हाईजैकिंग, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच कौन करता है? ये जांच सीबीआई नहीं करता, ये जांच करती है एनआईए। ठीक है, एनआईए इसकी जांच करती है, इसलिए दूसरा वाला कथन जो होगा वो गलत होगा। ठीक है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो होती है एनआईए, ये बम विस्फोट या फिर आतंकवादी से हमलों की जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, टेररिज्म से संबंधित, उसकी जांच कौन करता है? एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। ठीक है, तीसरा वाला हम देखने वाले हैं। तीसरा क्या कहता है? पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले गंभीर अपराधों की जांच करना। तो ये भी सीबीआई करती है। ध्यान दीजिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जांच होती है। ठीक है, ये आपको बताते चले, ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है आपके डिकोड के लिए, कि जो इंटरनेशनल जो इम्पैक्ट देते हैं ऐसे कोई विषय जो फिर मान लीजिए ड्रग्स से रिलेटेड है, ठीक है, ड्रग्स से रिलेटेड है और वो इंटरनेशनल लेवल पे नुकसान दे रहे हैं, भारत के प्रभाव को, भारत की छवि को धूमिल कर रहे हैं, ऐसे विषय जो भी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक कफ सीरज का इशू बना था और उसके जो ऑनर थे वो किसी और देश में भाग गए थे। ठीक है, और हाल ही में एक बेंगलोर की एक घटना है जहां पे एक कैफे में आग लग गई थी, वहां का ऑनर भी थाईलैंड भाग गया था। ऐसे कंडीशंस में जो आपने इंटरपोल के बारे में सुना होगा, ठीक है, इंटरपोल एक इसको नोटिस देती है, ठीक है, जिसे कौन सा बोलते हैं? एक तरीके का आप समझ सकते हैं कि मैग्ना कार्टा टाइप का है, जो इंटरपोल के द्वारा, ठीक है, किसी भी देश की एजेंसी को, जो राष्ट्रीय एजेंसी है उसको द्वारा एक नोटिस प्रोवाइड की जाती है कि आप इस देश में जाके वहां पे जांच वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये 7 प्रकार के नोटिस होते हैं, जैसे ब्लू हो गया, वायलेट हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है, ग्रे नोटिस हो गया, इस सब चीजों से रिलेटेड होती है। तो ऐसे कंडीशंस में इन सब की जो जांच करती है इंडिया में एनआईए नहीं है, बल्कि ये कौन करता है? ये सीबीआई करती है, केंद्रीय जांच एजेंसी। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो ये तीसरा वाला भी सही है, पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोह द्वारा किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले गंभीर अपराधों की जांच भी सीबीआई करती है। चौथा है, अपराध के आंकड़ों का अनुरक्षण और आपराधिक सूचनाओं का प्रसार जो होता है ये भी सीबीआई ही करती है। ठीक है, इसमें जो आपका सही आंसर होगा कि सीबीआई के कार्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सीबीआई के कार्य नहीं है कौन सा? आतंकवादी हमलों की जांच करना,
बम विस्फोट, विमान, जहाजों की हाईजैकिंग, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले, इन सब की जो जांच करती है वो एनआईए करती है। ठीक है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। चलिए अगला वाला देखने वाले हैं हम, अगला क्वेश्चन डिकोड करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है, यदि बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का तरीका या आधार वैध नहीं है, जिस बेस पे वो बंदी बनाया गया है या जिस बेस पे वो गिरफ्तार किया गया है, तो उसे मुक्त करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी कर सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आता रहता है। रिट कौन जारी कर सकता है? रिट सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। ठीक है, अलग अलग अनुच्छेद होते हैं रिट जारी करने के लिए, एक का 137 है, एक का 226 है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कौन से 126 और हाई कोर्ट 216 के आसपास। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब आते हैं जो मेन क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका सही आंसर होगा। इसे बोलते हैं हैवियस कार्पस केस। ठीक है, हैवियस कार्पस केस बोलते हैं। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार, ठीक है, लोकपाल के लिए गठित चयन समिति में शामिल होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लोकपाल के लिए जो भी होते हैं उनमें क्या है, 50-50% का रेशियो होता है। किस बेसिस पे? 50-50% में 50% नॉर्मल होंगे और इन 50% में अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, दलित, SC ST, ठीक है, या ऐसे व्यक्ति जो सेवाओं में कम है, उनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा इसके जो 50% है, इनमें क्या होते हैं, न्यायिक सदस्य होते हैं, जुडिशरी से जुड़े सदस्य होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लोकपाल के बारे में। इसमें एक अध्यक्ष होगा। ठीक है, एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब इसके जो चयन समिति में कौन कौन से मेंबर होते हैं, पहला है प्रधानमंत्री होता है, सही है। दूसरा भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये भी सही है। अगर ऐसे कंडीशन जिसमें मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल नहीं है, तो मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान, ठीक है, वर्तमान न्यायाधीश होगा। ठीक है, कोई भी न्यायाधीश हो सकता है मुख्य न्यायाधीश के अलावा, अगर अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा है क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष, ये भी होना चाहिए। चौथा लोकसभा में विपक्ष के नेता। पांचवा एक विख्यात विधिवेत्ता, ये ऐसे ही नहीं आएगा, ये आएगा राष्ट्रपति की सिफारिश पर इन चारों के सामूहिक सर्वसम्मत। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति एक विधिवेत्ता का नाम करेगा जिसपे भारत के प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता, ये चार मिलके इसको सर्वसम्मत से स्वीकार करेंगे। तब ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति द्वारा नामित एक विधिवेत्ता इसके चयन समिति में शामिल होगा। तो इसमें पूछा है कौन कितने लोग हैं, तो इसका जो है वो पांचों होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल के लिए गठित चयन समिति में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, एक विख्यात विधिवेत्ता जो राष्ट्रपति द्वारा नामित होगा और इन चार के सर्वसम्मत से स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग एक अध्यक्ष होगा और 8 सदस्य होंगे। 50-50 का रेशियो होगा। ठीक है, 50% में SC ST, दलित, महिला वर्ग, ये सारी चीजें शामिल होगी और इसके 50% जो सदस्य होंगे वो न्यायिक चीजों से जुड़े होंगे। ठीक है, जुडिशरी से जुड़े होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम। क्या है, भारत परिषद अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या है, इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई। तो जो पहला वाला है वो गलत है, क्योंकि मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई थी 1919 के संदर्भ में नहीं, बल्कि 1909 के भारत शासन अधिनियम में शुरू की गई थी। ठीक है, तो पहला वाला गलत हो जाता है। और 1919 की अगर बात करें तो 1919 में क्या किया था, प्रावधान किया गया था किसके किसके लिए, सिख, ठीक है, इसके अलावा एंग्लो इंडियन, फिर किया गया था ईसाई और यूरोपीय। ठीक है, यूरोपियों के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया था। ठीक है, अलग मताधिकार का, अलग मतदान का 1919 में, जबकि 1909 में पृथक निर्वाचन केवल मुसलमानों के लिए शुरू किया गया था। इसलिए पहला वाला हो जाता है गलत। ठीक है, दूसरा क्या है, इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया, यह भी गलत है। ये क्यों गलत है, इसने भारतीय विधान परिषद को
दो सदनों वाली द्विसदनीय विधायिका से प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, मतलब दोनों सदनों के लिए जो निर्वाचन होते थे मुख्यतः प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होते थे। इसलिए इसमें पूछा है कौन सा या कितने सही हैं, तो इसका जो है वो दोनों सही नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक न दो। कैसे, इसको एक बार फिर से डिकोड करते हैं। ये जो प्रावधान है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का, ये 1909 में हुआ था, ना कि 1919 में। 1919 में सिख, ईसाई, यूरोपीय या एंग्लो इंडियन के लिए भी हो गया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा वाला भी गलत होगा, द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान नहीं बल्कि प्रतिस्थापित कर दिया, और दोनों के लिए जो निर्वाचन होते थे मुख्यतः प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्या क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या है, यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो पहला वाला अगर आप देखें तो ये सही है। ठीक है, मध्य प्रदेश कहाँ से, 3 जिलों में अवस्थित है, सागर, ठीक है, दामोह और नरसिंहपुर। ठीक है, 3 जिलों में अवस्थित है। कौन सा, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, पहला वाला सही हो जाता है। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा क्या है, इंद्रावती नदी इस बाघ अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है। तो दूसरा वाला जो कथन है वो गलत होगा। ठीक है, इंद्रावती नहीं है, बल्कि ये कौन सी है, गंगा और नर्मदा है। ठीक है, गंगा और नर्मदा जो है वो इसके अपवाह तंत्र में आती है, इस बाघ अभ्यारण्य से होती है। दूसरा वाला गलत होगा। कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी पहला केवल सही। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में सागर, दामोह और नरसिंहपुर जिले में स्थित है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सुर्खियों में रहा हुलोंगा पार गिब्बन वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो ये अवस्थित है असम में। ठीक है, हुलोंगा पार आरक्षित वन के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, इस अभ्यारण्य को, यह भारत के असम राज्य में अवस्थित एक पृथक संरक्षित क्षेत्र है। ये साथ ही साथ यह एक सदाबहार वन है। ठीक है, कौन सा वन, सदाबहार वन है। ध्यान दीजिएगा, होलोंगा पार जो गिब्बन वन्य जीव है इसको IUCN द्वारा इंडेंजर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, इंडेंजर्ड श्रेणी में इसको शामिल किया गया है, और ये भारत के असम राज्य में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संस्थाएं भारत में लोकपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं आती। पहला क्या है, मंत्री संसद में दिए गए वक्तव्य से संबंधित सभी मामलों के लिए। तो ये गलत होगा। क्या गलत हो, सही आंसर होगा इसका, यद्यपि लोकपाल का जो क्षेत्राधिकार है वो मंत्रियों तक विस्तृत है, लेकिन यह संसद में मंत्रियों और संसद सदस्यों के द्वारा दिए गए वक्तव्य या मत के मामले की जांच नहीं कर सकता। ठीक है, पहला वाला गलत है। दूसरा देखेंगे, सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान, ये भी गलत है। क्यों गलत है, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों को लोकपाल के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। यद्यपि सरकार का पूर्ण एवं आंशिक रूप से वित्त पोषित संस्थाएं लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आते हैं, लेकिन फिर भी जो इसके द्वारा प्राप्त संस्थान है वो लोकपाल के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। तीसरा देखेंगे तो ये भी गलत है, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA के तहत जो धन प्राप्त होता है ऐसी सभी संस्थाएं भी इसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। अधिनियम की बात करेंगे तो लोकपाल अधिनियम कब का है, 2013 का है। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे। ऐसे ही टेस्ट सीरीज में बने रहिए, आपका सपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।